So in read and write operations, firstly we are executing read item x command includes the following steps. So what it will do, it will find the address for that specific data items, and then it will copy that data item to the buffer, and then from that buffer we can actually see that variable. Okay, so we will further go to the write operations, how write operations will actually executes. So as similar to the read operation, it also do the same thing. It finds the addresses for the disk block that contains item x, then it copy the disk block into buffer in main memory, similarly as in the read items. Then it also copies item x from the program variable named x into its correct location in the buffer. As we are doing now write operation, so we want that to be actually placed on the specific location. अगर सपोज यहाँ पे राइट ऑपरेशन है, तो व्हाट वी आर इंटेंडेड टू डू इज़ कि जो राइट ऑपरेशन है वो हमेशा वहीं रहे जहाँ पे उसका वहाँ पे जहाँ पर जगह हो, और विच इज़ एग्जैक्टली द सेम लोकेशन और द सेम राइट, जो भी एक सही जगह है उसके लिए वहीं पे प्लेस करें हम. सो वी ऑलवेज नीड द करेक्ट लोकेशन फॉर दैट. स्टोर द अपडेटेड ब्लॉक फ्रॉम द बफर बैक टू डिस्क. अभी क्या है कि हमें अब राइट कर रहे हैं, तो वी नीड टू स्टोर दैट ऑल्सो. सो फॉर दैट वी स्टोर दैट अपडेटेड ब्लॉक फ्रॉम द बफर बैक टू डिस्क. So why we actually need this concurrency control? We are studying about the concurrency. What is the need for that? The first was the lost update problem. Okay, what is lost update problem? This occurs this problem occurs when two transactions access the same database items, have their same database items have their operations interleaved in a way that makes the value of some database items incorrect. Means कि ये क्या कर रहे हैं कि दो प्रोसेसेस चल रहे हैं. सपोज दो ट्रांजेक्शन चल रहे हैं. देर इज़ अ ट्रांजेक्शन नेम्ड T1 एंड द ट्रांजेक्शन नेम्ड T2. ठीक है, तो दोनों सेम टाइम पे कुछ एक्सेस कर रहे हैं डेटाबेस में, एंड उन्होंने क्या किया है कि कहीं पे वो लोस्ट हो गए हैं. और जैसे एक ट्रांजेक्शन लाइक सपोज T1 इज़ लोस्ट समवेयर, उसने कुछ अपनी डेटा मिस कर दिया, अपना कोई वैल्यू मिस कर दिया, एंड एट द सेम टाइम T2 इज़ एक्चुअली अपडेटिंग सम वैल्यूज़. तो इस टाइम पे क्या होता है कि दो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एंड दे आर एक्चुअली लीडिंग अ डेटाबेस इन सम irrelevant manner. तो दिस इज एक्चुअली अ lost update problem. ठीक है, then we will go to our second problem, that is the temporary update problem. अभी temporary update problem क्या होती है? This problem occurs when one transaction updates a database item and then the transaction fails for some reason. ठीक है, that means कोई चीज़ हम अपडेट कर रहे हैं, कोई वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, एंड इन बिटवीन क्या हो जाता है कि कोई कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है और सम कोई इंटरप्ट आ जाते हैं. तो क्या हो रहा है कि जो अपडेशन थी वो हुई नहीं, वो फेल होगी कहीं पे. तो और जो फेलर है वो मे बी टेम्परेरल टेम्परेरी वे में भी हो सकती है. लाइक फॉर एन एग्जांपल, हम कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. इफ़ यू आर मेकिंग एनी परचेज एंड वी हैड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ अमाउंट क्या है पे करा. ठीक है, एट द हमारे अकाउंट से जो है वो अमाउंट जो है डिडक्ट हो गया, बट जो मर्चेंट था उसको वो ट्रांजेक्शन के जो पैसे थे उसको नहीं मिले. बट वॉट दीज एप्स टू, ये हमें क्या करती हैं, या तो ये फर्दर ट्राई करते हैं कि किसी भी तरह से उस मर्चेंट को वो पैसे मिल जाएं, एंड इफ़ वो पॉसिबल नहीं हो पाता, देन व्हाट दे विल डू कि वो रोल बैक करके और आपके अकाउंट में वही जो अमाउंट आपकी ट्रांजेक्ट हुई थी उसको वापस आपके अकाउंट में क्या है जमा कर देते हैं. दैट इज़ अ टेम्परेरी अपडेट प्रॉब्लम. तो इस टाइप पे कॉन्करेंसी की बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज कॉन्करेंसी एक्चुअल में हैंडल कर रही है कि बिकॉज काफ़ी सारे टास्क हो रहे हैं, वो बार बार ट्राई कर रहा है कि वहाँ पे भेजे. अगर कॉन्करेंसी नहीं है तो एक ही टास्क पे हम अटके रह जाएंगे और कोई और ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम गूगल पे से कोई पेमेंट कर रहे हैं, अगर हमारी एक टाइम पे एक पर्सन को कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो फेल हो जाती है और कहीं पे अटक जाती है, और इट विल से कि वी आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट टू योर बैंक. तो
At the same time, we can also make a second transaction. These two transactions are in concurrent manner. The third is the incorrect summary problem. If one transaction is calculating an aggregate summary function on a number of records while other transactions are updating some of these records, क्या हो रहा है कि एक हमारे ट्रांजेक्शन पे देर इज़ सम स्पेसिफिक फंक्शन विच इज़ लाइक हम उसका क्या कर रहे हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके हम उसका एग्रीगेट प्रॉब्लम निकाल रहे थे, एंड एट द सेम टाइम हम कुछ दूसरे ट्रांजेक्शन में कुछ अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। द तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, द एग्रीगेट फंक्शन में कैलकुलेट सम वैल्यूज़ बिफोर दे आर अपडेटेड एंड आफ्टर दे आर अपडेटेड। तो ऐसे हो सकता है ना कि कुछ वैल्यूज़, हमारी एक ट्रांजेक्शन है तो कुछ वैल्यूज़ उसमें पहले अपडेशन हो चुकी है और कुछ में अभी चल रही थी, और हमने उसका एग्रीगेशन सम निकालना शुरू कर दिया। तो वो क्या है कि कुछ वैल्यूज़ जो है वो प्रीवियस अपडेटेड वाली पिक कर लेगा और कुछ वैल्यूज़ वैसे पिक कर लेगा जिसमें अपडेट नहीं हुआ। तो इस तरह से जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो इरेलीवेंट हो जाएगी और इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम आ जाएगी। दैट मीन्स इनकरेक्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास विच वी डोंट वांट। ओके, लाइक यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आपका सारा सिनेरियो जो है थोड़ा क्लियर आउट कर देगा। अ ट्रांजेक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ टास्क। अ सिंगल टास्क इज द मिनिमम प्रोसेसिंग यूनिट विच कैन बी डिवाइडेड फर्दर। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टास्क। एज वी नो हमारे पास काम है, द ट्रांजेक्शन मीन्स इन आर लेमन लैंग्वेज एक काम है। अब एक काम को हम आगे छोटे छोटे सेगमेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। लाइक इफ़ वी आर ईटिंग आर फूड, हम क्या करते हैं, हम उसको छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। लाइक इट इज़ आर स्टार्टर्स, देयर इट इज़ आर मेन कोर्स एंड दिस इज़ आर डेजर्ट्स। तो हमने क्या करा है, एक ही टास्क है ना, लाइक वी आर ईटिंग आर फूड बट व्हाट वी आर इंटेंडेड टू डू इज़, हमने क्या करा, एक ही टास्क को हमने आगे सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दैट। सपोज देर इज़ एन एम्प्लॉय नेम्ड ए who actually wanting to transfer an amount of rupees 500 to B's account. Okay, so these are some simple steps in A's account. सबसे पहले क्या होता है, इसको आप रिलेट कीजिए अपनी बैंक के ट्रांजेक्शन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम अपने अकाउंट को ओपन करते हैं। वी आर एक्चुअली ओपनिंग आवर अकाउंट ए। जब हम एक बैंक में जाते हैं, हम बोलते हैं कि हमें इस पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी डिटेल जो है वो ओपन करते हैं अपने इंटरफेस में। सो व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग इज़ वो आपका अकाउंट को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करें, ए डॉट बैलेंस में ये वैल्यू स्टोर करें। ये एक वेरिएबल है जिसमें हम अपनी पुरानी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। सपोज़ पुरानी वैल्यू थी 5000, उस पर्सन के अकाउंट में वैल्यू क्या थी, 5000 थी। तो अभी ओल्ड बैलेंस में है हमारा 5000। 5000 जो है वो हमारे ए डॉट बैलेंस में चली जाएगी। अभी ए डॉट बैलेंस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 5000, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ठीक है। अभी न्यू बैलेंस क्या हो जाएगा, ओल्ड बैलेंस माइनस 500। दैट मीन्स आर ओल्ड बैलेंस वॉज 5000। तो अभी न्यू बैलेंस क्या हो जाएगा, 5000 माइनस 500, दैट मीन्स 4500। ओके, सो अभी ए डॉट बैलेंस विल बी इक्वल टू न्यू बैलेंस। मतलब न्यू बैलेंस की वैल्यू क्या थी, 4500, ठीक है। तो ये 4500 की जो वैल्यू हो जाएगी वो ए डॉट बैलेंस में चली जाएगी और सेव हो जाएगी, और हम उसके पर्सन के अकाउंट को क्या है, क्लोज कर देते हैं। अभी हमारे जो ए का जितनी भी ट्रांजेक्शन का टास्क था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नाउ अभी हम परस्यू करेंगे फॉर बीज अकाउंट। तो अभी हम क्या करेंगे, सिमिलरली वी आर फर्स्टली ओपनिंग द अकाउंट बी, ओपन अकाउंट बी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, बी डॉट बैलेंस, ओल्ड कोई बैलेंस था उसका, सपोज 6000 उसके अकाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो 6000 की जो वैल्यू है वो बी डॉट बैलेंस में जाके कॉपी हो जाएगी, दिस वेरिएबल, इस वेरिएबल में जाके कॉपी हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो अभी हमने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया है, दैट मीन्स न्यू बैलेंस एक हमारा एक वेरिएबल है जिसमें हम नई वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। उसमें क्या करें, ओल्ड बैलेंस कितना था, 6000 फॉर बी। 6000 प्लस 500, 500 ये कौन सा है, विच ए वॉज ट्राइंग टू सेंड टू बी। ये बी इसमें ओल्ड बैलेंस में जाके ऐड हो जाएगा, एंड अभी इस न्यू अभी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 6000 प्लस 500, दैट इज 6500। तो अभी ये जो न्यू बैलेंस की वैल्यू है दैट इज 6500, वो जाके बी डॉट बैलेंस में
मतलब बी के लिए जो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था बी डॉट बैलेंस, उसमें जाके ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और जब हम अगली बार हम ये वैल्यू लेंगे तो हमें फर्दर कंपटीशन के लिए ईजी हो जाएगा। तो एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। हमने क्या करा, अकाउंट ए को ओपन किया, ए का कुछ बैलेंस था, ए का बैलेंस था सपोज 5000। वो 5000 हमने एक वेरिएबल में सेव कर दिया, दैट इज़ ओल्ड बैलेंस। अब हमने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है, दैट मीन्स न्यू बैलेंस हमारा एक नया वेरिएबल है जिसमें हम आगे जो नई वैल्यू हम कंप्यूट करके डाल रहे हैं वो हम उसमें जाके सेव कर देंगे। अभी ए बैलेंस की वैल्यू थी 5000, ए बैलेंस की वैल्यू जाके कॉपी होगी ओल्ड बैलेंस में, दैट मीन्स 5000 माइनस 500। और अभी न्यू बैलेंस की वैल्यू क्या बन गई 4500। ये 4500 आगे हम फिर से ए डॉट बैलेंस इज इक्वल टू न्यू बैलेंस में से क्या कर रहे हैं, न्यू बैलेंस हमारी जो वैल्यू है वो ए डॉट बैलेंस में जाके सेव कर रहा है। तो अभी हमारे ए डॉट बैलेंस की वैल्यू क्या होगी 4500, और हमने अकाउंट क्लोज कर दिया। मतलब अभी ए के बैंक अकाउंट में 4500 आगे हो रह गए हैं। ठीक है, अभी बी क्या करेगा, बी के सपोज अकाउंट में 6000 था, उसने वो वैल्यू जाके ओल्ड बैलेंस वेरिएबल में जाके कॉपी कर दी। फिर हमने न्यू बैलेंस एक चार्ट एक वेरिएबल लिया जिसमें हम पुराने वेरिएबल में जो वैल्यू थी 6000 प्लस 500 किया, 6500 हमने न्यू बैलेंस में जाके वेरिएबल में जाके वैल्यू जो है स्टोर कर दी। अभी जो न्यू बैलेंस वेरिएबल की वैल्यू थी 6500, ये हमने बी डॉट बैलेंस वेरिएबल में कॉपी कर दी और अकाउंट क्लोज कर दिया। तो अभी जब जब अगली ट्रांजेक्शन जब भी करने लगेगा तो ए के अकाउंट में जो पैसे रहेंगे दैट विल बी 4500 रुपीज़, एंड दैट इन द केस ऑफ द बी द अमाउंट विल बी ऑफ 6500। तो जितने बार भी ये प्रोसेस होगा सेम इसी तरह से हम अपने कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आर कंडीशंस। ओके, so we will further discuss about it in our next lecture. So please go through to all these slides and please go through this lecture, and if there is any problem then please let me know about that. Thank you so much.